नमस्कार। राग बिहारी में आपका स्वागत है। आज राग बिहारी में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय कुमार हैं। हम उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सोचा कि आज राग बिहारी में आपको आमंत्रित किया जाए और आपसे जाना जाए कि कड़ाके की ठंड में बिहार का सियासी पारा हाई क्यों है। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजस्वी यादव सीधा सीधा आक्रमण जो है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के लोगों पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनके प्रवक्ता ने भी जब मुझसे बात की थी, प्रधान प्रवक्ता शक्ति यादव, तो उन्होंने भी एक लाइन कहा था कि एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके एडवाइजर हैं, उनके साथ हैं और वो ईडी से डरे हुए हैं और गलत सलत सलाह दे रहे हैं। तेजस्वी यादव हाल के दिनों में उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो टायर्ड हो चुके हैं, इनको हाईजैक कर लिया गया है। क्या मतलब समझा जाए कि पिछले दिनों जो ये शुरुआत हुई थी कि तेजस्वी चाह रहे थे या लालू प्रसाद चाह रहे थे कि नीतीश कुमार हर हाल में हमारे साथ आ जाएं और हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन उनके इस सोच को फलने फूलने नहीं दिया। मतलब उनकी जो योजना थी उसको बिगाड़ दिया गया और वो बिगाड़ने वाले क्या अधिकारी हैं? क्या कहना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव? नीतीश टायर्ड हो चुके हैं, हाईजैक हो चुके हैं, अपनी बात कहने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का सहारा लेना पड़ता है, इसके मायने क्या है? विपक्ष के हमला तो हैं, और खास करके रिटायर्ड अधिकारी पर भी, और इनके जो चार सलाहकार, ये दो दिल्ली में हैं, दो पटना में, और ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी इतने टायर्ड हो चुके हैं कि अपना निर्णय खुद नहीं ले पाते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, विपक्ष तो और भी कड़े शब्द का इस्तेमाल करती है कि जूते की नोक पर कैसे एक रिटायर्ड अधिकारी सत्ता का संचालन बिहार में करवा रहा है, और क्या क्या बोलते हैं। खैर ठीक है, लोकतंत्र में उनकी स्वतंत्रता है, लोकतंत्र इसकी इजाजत भी देता है, वो बोले। लेकिन ये बात तो है कि जिन चार लोगों के बारे में कहा गया है कि ये चार लोग ही हैं जो नीतीश कुमार जी जो भी निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय लेने में उनकी बड़ी भूमिका है। अब उनकी भूमिका है नहीं है ये तो वही चारों लोग बताएंगे, लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि एक वातावरण बना था और वातावरण में लगा कि फिर नजदीकियां बढ़ी है, वही जनवरी का महीना जिस कड़ाके की ठंड की बात कर रहे हैं, और फिर एक राजनीतिक तपिश दिखी, लगा कि गर्माहट आई और फिर सत्ता का समीकरण बदला, और उस समीकरण का जो पटाक्षेप हुआ उसमें देखा गया कि कैसे कटिहार से रात में ही भागते हुए आए, और फिर उसके बाद जो कौन कौन से कहानियां कही गई सबको पता है। तो आखिर तेजस्वी जी को कौन रोके हुए है, ये तो तेजस्वी जी बेहतर बताएंगे। और रिटायर्ड अधिकारी ही अगर वहां निर्णय लेते हैं तो इस बात में तो सच्चाई है ही ना कि वो जो रिटायर्ड अधिकारी हैं जिनके ऊपर एक दायित्व बोध करा दिया जाता है, जिनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है, तो सत्ता के गलियारे में कोई बात छुपी तो रहती नहीं है। विपक्ष अगर कुछ बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष ऐसे ही कुछ बोल रहा है। अगर ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं से चीजों को प्रभावित कर रही है और जो इनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, सांगठनिक भी निर्णय जो है वो कहीं और से ले ली जाती है, तो इसको लेकर के विपक्ष हमलावर होता है और बिहार के विकास को लेकर के विपक्ष इनको घेरते रहता है कि जब नहीं, निर्णय ही कोई पदाधिकारी लेंगे। ये सारी बातें सही है, लेकिन कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार के साथ जो भी अधिकारी हैं वो बीजेपी के साथ रहने के समर्थक हैं, और साथ ही साथ जो चार नेता हैं वो भी प्रो बीजेपी हैं। वो चाहते हैं कि जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता बना रहे और उसमें उनका अपना इंटरेस्ट भी सधता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आरजेडी के लोगों के शब्द हैं। सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, और उसमें भी रिटायर्ड अधिकारी की बात होती है, और चार जो नेता, दो दिल्ली और दो पटना में हैं, उनकी बात होती है, तो फिर चर्चा इस बात की होती है कि आखिरकार उस रात वो कौन नेता थे जो तेजस्वी यादव की बात नीतीश कुमार से कराए और उसके बाद लगा कि इस योजना को अंजाम दिया जाए। तो मेरी नजरें तो दो नेताओं पर जाती हैं।
और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार ने ही कहा था कि आरजेडी के तरफ ले जाने वाले मुख्यतः दो नेता थे, एक ललन सिंह और दूसरा नाम था विजेंद्र यादव का। ललन सिंह तो अब प्रो बीजेपी दिखते हैं, साफ तौर पर दिखते हैं, और उनको लग रहा है कि बीजेपी के साथ ही रिश्ते होने चाहिए। कई समर्थक उनके कहते हैं ललन सिंह जिसके साथ रहते हैं पुख्ता तौर पर रहते हैं। अब सवाल उठता है कि दूसरे नेता जो विजेंद्र यादव हैं, नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो क्या ये विजेंद्र यादव हैं या एक और नाम बहुत चर्चा में है, दो नाम, श्रवण कुमार और मनीष वर्मा। कहा यह जा रहा है कि मनीष वर्मा की यात्रा रुकवाने में इन्हीं नेताओं का हाथ था, इन्हीं अफसरों का हाथ था, क्योंकि मनीष वर्मा अकेले में कुछ अपने लोगों से बात कर रहे थे और अपना संगठन तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। उनको ये कॉन्फिडेंस हो चुका था कि नीतीश कुमार की विरासत उन्हीं को संभालने के लिए मिलेगा। क्या आपको लगता है कि एक लॉबी बीच में बड़ा एक्टिव हुई थी जो कि एंटी बीजेपी है, और उस लॉबी को प्रो बीजेपी लॉबी ने अच्छे तरीके से दबा दिया और ये पूरी योजना धाराशाही हो गई? बिल्कुल, उस रात की घटना की सच्चाई तो है। अब वो घटना जो हनुमान मंदिर जो है इलाका वहां का था या वो घटना पोलो रोड का है, लेकिन घटना है। और उस घटना में तेजस्वी जी की मुलाकातें, बातें हुई, और जिन लोगों ने भी देखा कि अकेले गाड़ी चलाते हुए वो आए थे, तो फिर क्या बात हुई अंदर खाने में, लेकिन इस घटना में सच्चाई है। लेकिन जो दूसरी घटना बता रहे हैं कि मनीष वर्मा की यात्रा को रुकवाने में इन अधिकारियों, बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने तो इनको कह दिया था कि आप जिला वाइज मीटिंग करेंगे, और अधिकारियों को भी एक तरह से आदेश दे दिया गया था कि आप लोग इनकी बात सुनेंगे। और वो यात्रा समाप्त हो रही थी नालंदा में, नीतीश अंतिम यात्रा के सहभागी होते, लेकिन आखिर यात्रा बीच में जो रुकवा दी गई, तो बिल्कुल वहां एक जो ग्रुपबाजी है, जो प्रो और एंटी बीजेपी की बात है, उस बात में सच्चाई है कि अगर वो ग्रुप प्रभावी हो जाता है, हावी हो जाता है, तो बाकी किसी ग्रुप की चलती नहीं है। और इसको लेकर के विपक्ष हमेशा सवालों के घेरे में सरकार को ले लेती है कि क्या ये निर्णय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है या ये निर्णय वो अधिकारी का है, जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं। कई अधिकारी जिन पर कई तरह के आरोप लगते हैं, जैसे ही रिटायर्ड होते हैं उनको एक बड़ा पद से नवाज दिया जाता है, उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी जाती है, और कहा जाता है कि फिर चीजें वहीं से तय होने लगती है। तो अधिकारियों को लेकर के भी बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां पर खेमे बटे हुए, और उस खेमे में जो वर्ग या जो खेमा मजबूत हो जाता है, तो वो खेमा अपने तरीके से मुख्यमंत्री जी को निर्देशित कर देता है। हालांकि नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि ठीक है जो भी हो, लेकिन उनके निर्णय खुद के निर्णय होते हैं। लेकिन विपक्ष के जो ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, ये तो विपक्ष बेहतर बताएगा कि क्या वास्तविकता भी ऐसी है या केवल विपक्ष का आरोप पर है। और एक बात जो आपने शुरू में कही थी ईडी को लेकर के, कि केंद्र की सरकार एक ईडी का भय भी कभी कभी दिखाती है, और इस ईडी के भय से जो अधिकारी हैं वहां, वो अधिकारी प्रो बीजेपी हो जाते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो वास्तव में ऐसी कोई स्थिति है? चूंकि एक कहानी पर हम लोग कल बात किए थे कि चिराग पासवान जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही थी और हुलास पांडे के यहाँ छापामारी होती है और फिर परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य बदल जाता है। तो हो सकता है कि इन अधिकारियों के बारे में भी केंद्र के पास कुछ चीजें हों जिसको लेकर के ये अधिकारी केंद्र के खिलाफ जाने के लिए मुख्यमंत्री जी को सलाह नहीं देते होंगे। ये विपक्ष के आरोप है। अगर ये विपक्ष इस तरह की बात कर रही है तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विपक्ष कहते हैं कि चूंकि अधिकारी अपनी को बचाने के लिए कि हमारे ऊपर कहीं वो नहीं पहुंच जाए, हम उसके रडार के अंदर में नहीं आ जाए, इस वजह से मुख्यमंत्री जी को प्रो बीजेपी बनाए हुए हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मुजफ्फरपुर में तो यही ना कहा कि भाई अटल जी हमको कितना मानते थे, अगर हम बिहार में मुख्यमंत्री हैं तो अटल जी की वजह से हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतना मैनिपुलेट कर करके अधिकारी इनको समझाते होंगे, बताते होंगे कि आपको ऐसे बोलनी है, इस तरह के शब्दों से नवाजनी है। क्योंकि निर्णय को लेकर के
मुख्यमंत्री जी चुप जितना रह जाए, लेकिन निर्णय आखिरकार तो मुख्यमंत्री जी ही लेते हैं। तो वैसा मुख्यमंत्री जो हर निर्णय में उन्हीं की चलती है और चौंकाने वाले निर्णय होते हैं, इसमें अधिकारी कुछ इनको ब्रीफ कर देते होंगे और बस उसी निर्णय से ये संचालित हो जाते होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है, तो उस आरोप पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये आरोप में सच्चाई है या इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं। अब देखिए, अभी अभी एक खबर आ रही है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास एक जानकारी है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। देखिए, ईडी को लेकर के, अधिकारी को लेकर के जिस तरह की बात विपक्ष कर रही है, उसमें कितना दम है ये तो समय आने पर पता चलेगा। पर मैं आपसे एक बात ये साझा करना चाह रहा हूं कि दरअसल जो मनीष वर्मा हैं, जिनका अचानक काफ़ी ज़्यादा उदय हुआ, काफ़ी चर्चा में दिखे और चर्चा में दिखने के बाद उन्होंने यात्रा भी शुरू की। यात्रा शुरू किया पर बीच में यात्रा रोक दी गई। अब चर्चा ये थी कि उनको एमएलसी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि जेडीयू के कोटे से जो एमएलसी बनेंगे उनका नाम ललन प्रसाद है। अति पिछड़े समाज से आते हैं, धानुक जाति से आते हैं और कहा यह जा रहा है कि वो शेखपुरा को बिलोंग करते हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं, समता पार्टी के जमाने से इस पार्टी के साथ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या मनीष वर्मा को एमएलसी भी नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि डॉक्टर संजय, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है कि मनीष वर्मा को विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा जाएगा। मनीष वर्मा जेडीयू के टिकट से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, ये नीतीश कुमार उनको उड़ीसा से लेकर के यहाँ पर आए, उन्हें महासचिव तो बना दिया, महासचिव संगठन, उनको ये भी कह दिया जाइए घूमिए, लेकिन जो एंटी आरजेडी लॉबी है वो इस कदर से हावी हो गई है कि प्रो आरजेडी लॉबी को अब साइड करना शुरू कर दी है। मनीष वर्मा अब एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बदले ललन प्रसाद लड़ेंगे। मेरे पास जानकारी है कि इनको विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया जाएगा। वजह यह है कि ये एक अपना खेमा बना रहे थे, इनकी विश्वसनीयता को लेकर के पार्टी में सवाल उठने लगे और जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द करीबी नेता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के कान भर दिए कि देखिए, ये आपकी विरासत हथियाना चाहते हैं, जैसे आरसीपी सिंह करना चाह रहे थे वैसे ये करना चाह रहे थे। वजह यह है कि आरसीपी भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और इन्होंने वीआरएस लेकर के पार्टी ज्वाइन किया। इसकी सच्चाई आपको क्या दिखाई पड़ती है? नहीं, इस बात में सच्चाई है कि मनीष वर्मा को जिस तरह से टास्क दिए गए, जिस तरह से इनको प्रमोट किया गया, और मैं तो बता रहा हूं ना कि जब मैं सुबह जाता था वो हनुमान मंदिर के नजदीक, तो जो गाड़ियां जो कभी आरसीपी के घर के बाहर लगी मिलती थी, उसी तरह की गाड़ियों का काफिला मैं देखा था मनीष वर्मा के घर के बाहर। और तब मुझे लगता था कि अरे, सत्ता का संचालन लगता है कि अब एक केंद्र यहाँ भी बना है और यहाँ से भी चीजें तय हो रही है। लेकिन फिर जिस तरह से मनीष वर्मा पद यात्रा से बीच में उनकी यात्रा को स्थगित की गई, जो यात्रा थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, और फिर जो कट साइज किया गया मनीष वर्मा के बारे में, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक माना गया कि आरसीपी की जगह पर फिर ये शैडो सीएम की तरह ये रूप लेंगे और विरासत के वारिस ही होंगे। लेकिन मनीष वर्मा को जिस तरह से साइडलाइन किया गया, और उस साइडलाइन की एक बड़ी कहानी है, कभी हम लोग बात करेंगे फिर अगले अंक में कि आखिर वो साइडलाइन कराने में किनकी भूमिका रही, कैसे नहीं, कुछ तो बता दीजिए, वो बेहतर होगा। मुझे लगता है दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि मनीष वर्मा साइडलाइन क्यों हुए। नहीं, इसलिए मनीष वर्मा साइडलाइन हुए कि दूसरे दल के नेताओं के साथ भी मनीष वर्मा जी की बात होने लगी थी और उस बात को लेकर के नीतीश कुमार जी को समझाया गया कि आपको लगता है कि ये आपके साथ बहुत ईमानदारी पूर्वक खड़े रहेंगे, तो इस वजह से लेकर के नीतीश कुमार, और उसके कुछ एविडेंस भी दिए गए वहां। जब दिए गए तो इसको लेकर के थोड़ी मुख्यमंत्री जी को लगा कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, और तब फिर इनको बजाबते कहा गया कि नहीं, अभी आप यात्रा को स्थगित कर दीजिए, मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकलने वाले हैं, फिर मुख्यमंत्री की यात्रा जब समाप्त होगी तब फिर आपके बारे में फिर आपकी यात्रा का प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो जो एक लॉबी, जिस लॉबी जो आप भी बेहतर जानते हैं, जो एक लॉबी वहां है, उस लॉबी का सुनते हैं कि प्रभाव अभी भी मुख्यमंत्री जी और उस सीएम हाउस में काफी, हालांकि कुमार रवि जी को भी बुलाया गया है, सीएम हाउस में बुलाया गया है, उनको भी जिम्मेवारी दी गई है,
और बहुत कुछ उनके हिसाब से भी चीजें वहां अब तय होने लगी है। लेकिन फिर भी जो पहले से जो एक अधिकारियों का जो एक है, जो ग्रुप एक बना हुआ है, वो लॉबी हॉबी है। और उस लॉबी ने ही मनीष वर्मा जी को लेकर के मुख्यमंत्री जी को कुछ संकेत दिए और तब मुख्यमंत्री जी की चुप्पी टूटी और फिर इनकी भाषा बदल गई। मैं तो यहीं रहने वाला हूं, 2 बार इधर उधर कर दिए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इसको लेकर के विपक्ष के अंदर में, जिसको कहते हैं ना कि ये खीज जैसा उत्पन्न हो गई कि क्या मुख्यमंत्री जी गाइड होते हैं उन अधिकारियों से, उन्हीं की बात मानते हैं। इसकी खबरें बाहर आई और इसी को लेकर के कहा गया कि नहीं, अब मुख्यमंत्री जी प्रो बीजेपी माइंडसेट के जो अधिकारी हैं, विपक्ष तो कह रहा है कि वो ईडी के डर से ऐसा इनको कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसी खेमे में रहिए, अभी बजट सत्र आने वाला है, बिहार के हिस्से में बहुत कुछ मिलने वाला है, बीजेपी आपकी हर बात मानने के लिए जब तैयार ही है तो फिर इधर उधर जाने की जरूरत क्या है। अब ये ब्रीफिंग वो करते हैं कि नहीं करते हैं, इतना पेशेंसली मुख्यमंत्री जी उनकी बातों को सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन एक सच तो सामने आ गया कि जो एमएलसी के कतार में मनीष वर्मा सबसे आगे थे, पहले नंबर पर थे। लगा कि मनीष वर्मा जी को एमएलसी बना के और बड़ी कोई जिम्मेवारी दी जाएगी, वो लिस्ट से तो इनको किनारे कर दिया गया। विधानसभा के चुनाव में भी मुझे नहीं लगता है कि मनीष वर्मा को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। तो आखिर नाराजगी के कारण में एक कारण ये माना जा रहा है कि मनीष वर्मा फिर से एक बार चाहते थे कि जो पहले गठबंधन था उस गठबंधन में मुख्यमंत्री जी लौटे। कितनी सच्चाई है नहीं सच्चाई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मनीष वर्मा जी इंडिया गठबंधन में चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी एक बार फिर आए। तो अगर मनीष वर्मा जी चाहते थे तो मनीष वर्मा चाहते हैं, विजेंद्र यादव चाहते हैं और श्रवण कुमार चाहते हैं, तो ये माना जाए जो एंटी बीजेपी लॉबी है जेडीयू में, वो इन्हीं तीनों नेताओं की तिकड़ी है। इसमें क्या दो मत है। जब उसी दिन जब बात हुई, जब लालू प्रसाद जी के ऑफर के बाद तो राज्यपाल भवन में पूछा गया तो विजेंद्र यादव ने साफ कह दिया, मुझे नहीं पता है कि क्या होगा नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा। श्रवण कुमार ने कहा कि मैं तो सुना ही नहीं हूं कि क्या बोले। जो एक एक मिनट राजनीति को समझते हैं करते हैं, वो न सुने न समझे न बोले, तो उसके तो मैं, और जो चेहरे का जो जेस्चर था उस जेस्चर को लेकर के भी लोगों को लगा। और नीतीश कुमार जी ने तो खुल करके कहा कि 2 लोग थे, उन्हीं की वजह से मैं इधर उधर चला गया था। उसमें ललन सिंह और विजेंद्र यादव का नाम बजाते लिए थे। ललन सिंह तो केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी से जो नजदीकियां हैं वो दिख रही है। विजेंद्र यादव बिल्कुल माना जाता है कि आज भी उसी स्टैंड पर वहीं खड़े हैं। लेकिन ये अधिकारियों को लेकर के एक सवाल है कि क्या ये अधिकारी ही निर्देशित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, जिसको लेकर के बाकी लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री जी को गठबंधन बदलने में रुकावट बने हुए। चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, मनीष वर्मा की जगह ललन प्रसाद, और वो जो बयान दिया जा रहा था, जो लग रहा था फिर से माहौल बदल सकता है जनवरी के महीने में, वो भी टल गया। और इसको लेकर के कहा जाता है कि जेडीयू सिंबॉलिकली सही 1-2 ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी, इस पर भी लगभग रजामंदी हो गई है और नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि बीजेपी के साथ ही रहा जाए, फायदा इसी में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा जो एंटी बीजेपी लॉबी है वो अगला रणनीति क्या अख्तियार करती है, क्या चुपचाप बैठी रहेगी। और जिस तरीके से आरजेडी लगातार आक्रामक है कि कुछ रिटायर्ड ऑफिसर और साथ ही साथ कह रही है 4 नेता वो मुख्यमंत्री को हाईजैक किए हुए हैं और मुख्यमंत्री अपनी बात खुद ना कह करके प्रेस विज्ञप्ति के सहारे कह रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि आरजेडी किस तरीके से जेडीयू को घेरने का प्रयास कर रही है। राग बिहारी में डॉक्टर संजय इतना ही। आगे की बात फिर हम लगातार आपके साथ करते रहेंगे कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। तो राग बिहारी में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।